अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे MQM पाकिस्तान की रैली जो कराची में हो रही है और इस हवाले से किन पर्सपेक्टिव के हवाले से, किन पॉइंट्स के हवाले से रैली है, इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। क्या कराची के हुकूक ठीक से एड्रेस हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब हम बात करते हैं कि एक प्रोविंशियल अथॉरिटी होने के बावजूद, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होने के बावजूद आखिर वो क्यों ये जवाब देते नजर आते हैं हमें कि कराची जो है पूरा डिवाइडेड है, कहीं पे CBC में, कहीं पे डिफेंस अथॉरिटी में, तो फिर कहीं पे जो MQM पाकिस्तान का होल्ड है, फिर ये ओवरऑल कहीं पे कुछ कैंटोनमेंट के कुछ और पर्टिकुलर इश्यूज आ जाते हैं, तो हम कराची को जो है ओवरऑल लुक आफ्टर नहीं कर सकते। ये एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल अथॉरिटी जो है उसके पास डोमेन मौजूद है। चाहे डोमेन की बात करें हम हेल्थ सेक्टर में या फिर एजुकेशन सेक्टर में भी, आखिर फिर भी क्यों कराची के जो इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं हो सकते, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या MQM पाकिस्तान प्रेशर बिल्ड कर पाएगी सिंध हुकूमत के ऊपर कि सिंध हुकूमत फाइनली कोई एक वन यूनिट या फिर कोई एक ऐसा सोल्यूशन निकाल पाए कि जिससे कराची के मसाइल एड्रेस हो सके, कराची के लोगों को उनका हुकूक मिल सके। कराची के हुकूक की अगर हम बात करें तो कराची के लोग हमेशा से अपने हुकूक से डिप्राइव दिखाई दिए हैं, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से हो। कराची के लोगों ने बहुत बड़ा अमाउंट जो है GDP ग्रोथ में हो या फिर ओवरऑल इकोनॉमी में हो, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं और एक एरा ऐसा था कि पाकिस्तान में कराची से इंडस्ट्रियलिस्ट भागने लगे थे। वो एक एक्सटॉर्शन का एरा था जब एक्सटॉर्शन डिमांड किया जाता था। उस एक्सटॉर्शन के ज़माने में अगर हम एक कराची की फैक्ट्री के हवाले से बात करें, बल्दिया फैक्ट्री इंसिडेंट जो ऑफेंस हुआ था वो 11 सितंबर को 2012 को हुआ था और वो फैक्ट्री जली थी। उस फैक्ट्री के जलने में अप्रॉक्सीमेटली 259 लोग जो थे वो उनकी जानें गई और जो 50 से ज़ायद लोग थे वो ज़ख्मी हुए। इसमें कुछ कैरेक्टर्स थे इस केस में। सर अगर हम बात करें, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल बरी ज़मानी होती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना होता है कि होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी MQM पाकिस्तान की है, जो कि उस वक्त MQM हुआ करती थी। इसमें जो कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसमें हम बात करते हैं, जुबैर चरिया या फिर रहमान भोला, ये मेन कैरेक्टर्स हैं। रहमान भोला कि एक किस तरीके से उसका इन्फ्लुएंस था, किस तरह उसने 20 करोड़ एक्सटॉर्शन डिमांड किया। साथ ही साथ जो हमाद सिद्दीकी हैं वो कहाँ है इस तमाम तर स्टोरी के अंदर। जब JIT 8 साल बाद पब्लिक हुई है तो फिर किधर है हमाद सिद्दीकी साहब, क्यों उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता, क्यों वो सामने अपेयर नहीं होते। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे भाईला ब्रदर्स की, जो कि फैक्ट्री ओनर्स थे, वो किधर हैं, क्यों वो चले गए पाकिस्तान से। उनका नुकसान भी हुआ, उनके एम्प्लॉयज़ का भी नुकसान हुआ, लेकिन उनका क्या स्टांस क्यों नहीं पेश किया जा रहा। ये तमाम तो जुडिशल सिस्टम के बारे में बहुत सारे सवालात उठते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं रऊफ सिद्दीकी साहब, डिटेल में हमसे बात करेंगे कराची के हुकूक के ऊपर भी और इस बल्दिया फैक्ट्री इंसिडेंट के ऊपर भी हमसे बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको फॉर्मली वेलकम करते हैं रऊफ सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आगाज़ करते हैं MQM पाकिस्तान की रैली से, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो आज जो रैली निकली है रही है, पहली बात तो ये समझ लेने की है कि आखिर असेंबलीज़ के और हुकूमती जगहों पर जो मसाइल तय होने चाहिए थे और वो वोट जो जिस जगह जिसको मिला उसके पास वो तमाम वसाइल और इख्तियार होने चाहिए थे, जब उसको बिल्डोज कर दिया गया है तो अब वोट के बजाय जो ट्रेंड बनता जा रहा है वो है रोड की सियासत का। अवामी एहतजाज की सूरत इख्तियार कर गया है और ये गुज़िश्ता 13 बरस से इस शहर के साथ हो रहा है। जब हम इस शहर की बात करते हैं तो उसको ट्विस्ट किया जाता है मुख्तलिफ जगह से, जो इसके ज़िम्मेदार हैं कि इसको एक लसानी रंग दे दिया जाए, तो वो भी गलत। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको मैं बताऊं कि इस शहर का हर मुतासिर, इस शहर में तो पाकिस्तान की सारी कौमियतें रहती हैं और बड़ी तादाद में रहती हैं। ये खूबसूरती है कराची की। ये देखें ना, पख्तून, बल्ती, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हर जगह के पख्तून, तो विक्टिम तो सब हैं उसमें। आवाज़ MQM सबकी बनी हुई है। जब हम कराची की बात करते हैं
तो इसका मतलब सर खुद ये जो बखुद पॉइंट आपने रेज किया ये बहुत ही कैटेगोरिकली भी ये बहुत ही दुरुस्त पॉइंट है कि यहाँ पे कोई एक एथनिक ग्रुप नहीं, यहाँ पे जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं वो सब विक्टिम है। चाहे जॉब्स की हम बात कर लें, गवर्नमेंट सेक्टर में बात कर लें, एजुकेशनल लेवल के ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर लें, तो ये सब यहाँ पे विक्टिम। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि विक्टिम है कैसे। खैर पहले मैं ज़रा इसको कर दूँ तो कराची ये ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर भी है और सब कह भी रहे हैं, ये रोशनी का शहर भी कह रहे हैं, ये माशी हब भी कहते हैं। यहाँ से पूरे पाकिस्तान का तकरीबन 60 to 70% रेवेन्यू जनरेट होता है जो पाकिस्तान के बजट को चलाता है। ऐसे ही एग्जैक्टली आपका सी पोर्ट है, इसके आगे पूरा लैंड लॉक है, सिंध, पंजाब, KPK और फिर सेंट्रल एशिया तक, अफगानिस्तान तक। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कराची के लिए बात करते हैं कि अगर ये फले फूलेगा तो पाकिस्तान की ग्रोथ, इकनॉमी, ये सब आगे बढ़ते चली जाएगी, क्योंकि आपका जनरेट यहीं से हो रहा है फंड। तो इसको ये समझ लीजिए कि फिर जब हम कराची के हवाले से बात करते हैं तो उसके अंदर माफी ज़मीन में भी और ओपन माउथ, ये हम पाकिस्तान की बात करते हैं। अब आ जाइए कि विक्टिम किस तरह है। इन्हीं सड़कों के ऊपर सारी कौमें सफ़र करती है। मैं उस लसानी बात का जवाब दे रहा हूँ। इसके ऊपर जो तबाह हाल सड़कें हैं, 13 बरस से यही सूरत हाल है। डॉक्यूमेंटेड बजट तकरीबन कम करके कहता हूँ कि 11-12 हज़ार अरब का डॉक्यूमेंटेड बजट असेंबली से पास होता है। बिल्कुल, वो नज़र क्यों नहीं आ रहा है तरक्याती कामों में। अच्छा, फिर बिजली है, उसके बोगस बिल, ये नहीं सिर्फ महाजरों के पास आ रहे हैं, सिंधी पंजाबी हर जगह 5,000 का बिल, 20,000 का बिल दिया जाता है। उसको चेक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुबह हुकूमत काहे के लिए बैठी है? वो ये कहती है वफाक ने किया ये, लिहाजा हम वफाक के मामले में नहीं बोलते। पीपल्स पार्टी से जब भी हम सवाल करते हैं वो यही कहते हैं, वो कहते हैं कि कराची जो है इतने सारे डिफरेंट डोमेन्स में बटा हुआ है कि हमारे लिए कैटेगोरिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या 18वीं तरमीम की अगर हम बात करें जो कि ऑटोनॉमी देती है प्रोविंस को, क्या फिर ये दुरुस्त बात है कि हम कुछ नहीं कर सकते? फिर क्यों करना क्यों नहीं चाहते या नहीं करना चाहते, क्या वजह है? मैं ज़रा सा इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, फिर ये बड़ा अपने अहम सवाल कर दिया है, क्योंकि वो फिर अधूरी रह जाएगी, सिर्फ बिजली के बिल पे रह जाएगा। इस शहर के साथ बरसा बरस से जो सबसे बड़ा नज़र न आने वाला जुल्म हुआ वो ये हुआ कि इसकी तादाद हमेशा आधी से कम बताई गई। सेंसस बहुत बड़ा मसला है। सेंसस में, और ये बात कर रहा हूँ मैं 70s की, MQM के तो बुजुर्ग भी पैदा नहीं हुए थे उस वक्त इस शहर की आबादी काट कर आधी बताई गई थी, और ये सिलसिला अब तक चला आ रहा है कि तादाद बढ़ना। अभी जो सेंसस हुआ है इसमें मोर देन 1.25 करोड़ से ज़ायद लिस्ट से शहरी आबादी का जिक्र ही ख़त्म हो गया, बंदे ही नहीं गिने गए। 2.5 करोड़, 3.25 करोड़ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और ये कह रहे हैं कि 1,63,00,000। अब इसका मतलब क्या हो गया? आपकी नौकरियाँ, आपका बजट, आपकी सड़कें, आपका पानी, आपकी हर चीज़ आधी हो गई। नहीं, आधी मिलेगी। उस आधी पे ये पूरे पल्ले होंगे। अच्छा, आपके घर में 10 अफराद रहते हैं, ठीक, आपके वालिद साहब आपकी वालदा को लाकर 5 अफराद के पैसे दें और ये कहें कि ये 10 अफराद का खाना पीना सब तो तुमने करना है, तो आपके वालदा तो बहुत कमगो होंगे, कमगो होंगी जी, वो तो चुप हो जाएंगी कि चलो अब मैं अपने शौहर को क्या बताऊं जिसको हिसाब ये नहीं आता कि 10 लोग हैं और 5 लोग के पैसे दे रहे हैं और इस 5 में पूरा घर चलेगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है कि बीवी खड़ी हो जाती है कि, तो ये हिसाब यहाँ पे है कि 3.25 करोड़ की आबादी में 1,63,00,000 करके आपने छोड़ दिया, और ये गुज़िश्ता 6-7 बरस से। अब MQM ने ये टेकअप किया। MQM की लीडरशिप है, ये पूरे पाकिस्तान का सबसे पढ़ा लिखा शहर है, तो यहाँ गूंगे बहरे थोड़ी रहते हैं। तो ये जब पॉइंट आउट किया गया तो उसको ये रंग दे दिया
कि जी ये शायद महाजरों की बात करें, और बाबा महाजर नहीं, उसके अंदर जो 1.5 करोड़ काटे हैं उसमें ये सब है। बिल्कुल। अच्छा, फिर हमारा मुतालबा ये था कि जी इसको भी मान लिया जाए कि, तो कहा कि नहीं हम पूरा नहीं मान सकते, पूरे शहर का नहीं, हम 5% करेंगे। अगर उसमें पता चलेगा कि ये गड़बड़ हुई है, अगर पता चलेगा तो फिर हम देखेंगे। ये सबसे बड़ा नजर ना आने वाला जुल्म है जो एक अपनी पूरी शिद्दत के साथ आ रहा है, जो एहसास महरूमी को बढ़ाता चला जा रहा है। बिल्कुल। अब आ जाइए पानी। ठीक। अब इसका मतलब है कि पानी बुनियादी जरूरत है, इसके बगैर तो इंसान मर जाए। बिल्कुल। अब अगर इस शहर में तो पूरे लोगों का पानी, लोग जिंदा हैं तो सबको पानी मिल रहा है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। लेकिन नलों में पानी नहीं आए, वाटर बोर्ड की तरफ से लोगों को जी। पानी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ कंसर्न्स के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम कराची के लिए सोल्यूशन इसलिए तलाश नहीं कर सकते क्योंकि कराची बहुत सारे डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइडेड है, इसीलिए कराची का सोल्यूशन हमारे लिए तलाश करना मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या ये सेटिस्फैक्ट्री जवाब है? एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये जवाब देती है, और क्या यही जवाब सुनने के लिए क्या वो यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं? क्या आवाम ने यही जवाब उनसे सुनना है? अगर यही जवाब सुनना है तो फिर क्यों वो हुकूमत में आए? बहुत सारे सवालात रेज होते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की रैली इस वक्त जो है जारी है, और आखिर कौन कौन से पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर वो लोग जो है एजेंडा उन्होंने बनाया हुआ है, किन के ऊपर वो काम करेंगे, क्या प्रेशर वो बिल्ड करेंगे, रऊफ सिद्दीकी साहब से जानते हैं। जी सर। जी देखिए, बात ये है कि ये तो अजीब बोधा जवाब है ना। आप 18वीं तरमीम के खुद मजे उठा रहे हैं, ले रहे हैं, और जवाब ये देते हैं कि हमारा इख्तियार नहीं है। आप हुकूमत में है ना, आप हुक्मरान हैं। अच्छा, वफाक के ऊपर भी डाल देते हैं सारा। दूसरा जवाब ये भी आता है, हालांकि वफाक कुछ कर ही नहीं सकता, आपने उनको खुद ही अथॉरिटी नहीं दी, वो कहते हैं वफाक। देखिए बेबी, ना करने के 1000 बहाने, करने वाले मैं भी तो वजारतों में रहा हूँ ना, मैं तो अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। मुझे तो कभी किसी ने नहीं रोका, जो इख्तियार चाह इस्तेमाल। आप अच्छे काम के लिए जब आप काम करेंगे तो आपको, आपके इख्तियार को कोई नहीं चैलेंज करेगा, बल्कि आपके साथ ताउन करेंगे। ये सब बहाने हैं, नीयतें तो साफ हो ना, खौफ खुदा तो बुनियाद हो ना काम की। हम भी तो काम करते रहे हैं। हमारे दौर को जब हमारे पास इख्तियार आया है, हमने आवाम को बिला किसी तफरीक के हमने सर्व किया है। अब जो ये लोग निकले हैं, ये तंग आमद बजंग आमद है। ये सब लोग परेशानी की हालत में इस 4 बरस के बाद और 13 बरस के जुल्म के बाद ये इतनी शिद्दत से तशवीश और गम और गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। सर, क्या सिंध हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो पाएगा? ये अगर इनकी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अल्लाह ताला उन्हें समझ दे। और सर, कराची का सोल्यूशन कब एक्सपेक्टेड होगा? नहीं तो ये इसी सूरत है ना। ये आवाम जिस तरीके से बाहर निकली है और निकल रही है, हर घर की ये कहानी है। हर घर, एक एक घर और एक एक शख्स उसका विक्टिम हुआ है। आप मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, दुनिया के अंदर सारे टैक्स छोड़ दीजिए, चलिए मैं तो दिल लगती बात करता हूँ, जो आप 100 रुपए का टेलीफोन का कार्ड डालती हैं और उसमें 20 रुपए कट जाते हैं और 80 रुपए मिलते हैं। 20 रुपए फी 100 रुपए के ऊपर आप टैक्स लेते हैं, और कंपनीज लेके जा रही हैं। चीफ जस्टिस साहब ने एक दफ़ा अपने जोश इंसाफ में ये कहा कि कोई टैक्स नहीं कटेगा, पूरे के पूरे मिलेंगे। तो आखिर चला ना, वो फिर 20 रुपए 20, यानी इतना हैवी टैक्स ये शहर पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज पे, हर चीज पे। आप ये चाय का एक कप ले रही है ना, तो आप तो उसका भी टैक्स दे रही है। एक रोटी ले रही है तो उसका भी टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स हर जगह। फिर तो बात ये थी कि हमें थोड़ा सा आसरा ये हो जाता कि अगर इस शहर का पैसा, चलो इस पे नहीं खर्च हुआ, इंटीरियर अंदरून सिंध हो जाता है। आप अंदरून सिंध जाके सिंधी गांव और गोठों की हालत देखें। अभी आप जो बारिशें हुई ना, पूरे पूरे गांव डुबा दिए हैं, क्योंकि किसी बहुत बड़े शख्स की ज़मीनें फसलें खड़ी हुई थी। आप कैमरा लेके जाएं, जाके देखिए, हम तो रोज़ाना वहाँ से टेलीफोन कॉल आते हैं। हम यहाँ से बैठ के जो कर सक रहे हैं, लेकिन कोई सुनता भी नहीं ना। बिल्कुल। दूसरी बात है कि रोज़गार, एक एक घर में 3-3, 4-4 मास्टर्स डिग्रियाँ लेके नौजवान बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे रहते हैं। अब आप मुझे बताइए, इनको कब तक कोई रोक सकेगा? ये जुर्म की, जराइम की आमाजगाह बन जाएगा।
यहाँ अजनबियत का एहसास इतना बढ़ता चला जा रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये एक प्लेटफॉर्म की सूरत में जो आज हमारी रैली है, ये इसको एक अलार्म की सूरत में सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत को लेना चाहिए। ये इस तरह चल नहीं सकेगा, हम बोले या ना बोले, जब आवाम बोलेगी तो फिर आवाम तो बोल रही है, कब से बोल रही है? नहीं, बोलने से मेरी मुराद ये है कि जब वो सड़कों पे आते हैं तो मॉब साइकी वो किसी के बाप के कंट्रोल में भी नहीं आती है। जब आवाम सड़कों से बाहर निकल के आ जाती, तारीख भरी हुई है। और ये गम गुस्सा, ये शिद्दत, ये इतना बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि सुनवाई कोई नहीं है ना, लोगों के पास रोजगार नहीं है। हर तरीके से जुल्म की एक उस जगह के ऊपर जो आपकी, यानी इस गर्दनी को काट देंगे तो बाकी धड़ और सर कहाँ जाएगा। ये इस शहर के साथ ये जुल्म हुआ है। हम तो कह रहे हैं, हम तो एहतजाज कर रहे हैं, और ये शहर फलेगा फूलेगा, पूरा पाकिस्तान फले फूलेगा। लेकिन आपने तो इसके साथ सौतेली माँ भी ऐसा नहीं करती है। सर, इस कराची के सिनेरियो के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जवाब ही नहीं आता कि आखिर वो हमें क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी कराची का। कराची किस तरीके से जो है कराची के मसाइल हल तलब होंगे? क्या इस वक्त MQM पाकिस्तान को कोई क्लैरिटी दिख रही है कि किस तरह ये मसाइल हल तलब हो सकते हैं? देखिए, बात सारी ये है, दानिश्वरी के नाम पे धब्बा है वो दिमाग, जो मसले तो बताए हल कोई ना दे। ये सारे मसाइल, ये अब जब ये बात करेंगे ना, ये आपको मसले गिनाना शुरू कर देंगे, इनको बस ये, और फिर आखिर में कहते हैं हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है ना। बजट का इख्तियार है, पैसों का इख्तियार है, प्रोजेक्ट लेने का इख्तियार है। और सर, ये एक और डिस्ट्रिक्ट की जो हमने देखा कि केमाड़ी के हवाले से, क्या ये कोई प्रोडक्टिव चीज़ है? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये 4 इंतजामी यूनिट और बना दें। अच्छा, कोई फर्क होगा इसका? इतने बड़े बड़े यूनिट तो ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है कि वो चल सके। मैं इनके हिमायत की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके नियत में फतूर है तो ये बनाया गया है। अच्छा। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि ये 4 और यूनिट बना दें, ये बहुत बड़े बड़े एरिया है। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर 20-25 इंतजामी यूनिट बनाए, एक वजीर आला आधे मुल्क का वजीर आला बना हुआ है। उस बेचारे से ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो किस तरीके से मैनेज करेगा। अगर ये 5-5, 6-6 इंतजामी यूनिटों में बना दे अच्छे तरीके से, कोई तकसीम वसीम नहीं हो रहा, और कोई ये ममता नहीं जाग रही किसी की। ये अपनी ममता को तो लूट रहे हैं, अपने ममता को तो इन्होंने गटर बागीचों में तब्दील कर दिया है, तबाही कर दिया। अभी ममता के साथ क्या किया अंदरूनी सिंध, जो बारिशें हुई हैं, उस ममता के उस माँ की औलादें पानी में डूब रही हैं, ये पूछने नहीं जा रहे हैं। ये सब नारेबाजियां हैं। ये आवाम को, सिंध की आवाम को भी समझना चाहिए, ये पंजाब के आवाम को भी समझना चाहिए। अगर दर्द दिल हो और खौफ खुदा हो तो रास्ते हर जगह। आपका क्या ख्याल है, डिफेंस अथॉरिटी और कंटोनमेंट को बुलाए, फ़र्ज़ की थोड़ी देर के लिए चीफ मिनिस्टर बुलाए और आके बोले कि भाई आपका ये इलाका हमें 100% ठीक हर सूरत में चाहिए, वैसे तो नहीं करेंगे। कंपैरेटिवली वही इलाके दुरुस्त हैं जो इनकी रीत से दूर हैं। वो वजह यह है कि इनका कहने का मतलब ये है कि वो भी इलाके हमें दो ताकि हम वहाँ पे भी लूट मार करें। ये कम हो गए पैसे ना। इतनी करप्शन, इतनी तबाही, इतनी तमाम चीज़ें हैं, इतना कुछ हो चुका है कि अब आवाम रुकने वाली नहीं है। हम तो अभी समझा रहे हैं, अब यहाँ आज भी जो स्पीचेस हो रही हैं उसके अंदर यही है कि हम एक नंबर 1, आप फौरी तौर पर 5% जो आपने मुआहदा किया है वो सेंसस आप रिपीट करें यहाँ पर। सही। यहाँ की तादाद को सही तरीके से गिने, सही, पूरी ईमानदारी के साथ गिने। इस शहर की तामीर के लिए अभी जो सड़कें बनी हैं, ये एक बारिश में जो 6 महीने पहले सड़क बनी है वो बह गई, ठेकेदार को पकड़ के जेल में डालें। कैसे बह गई? ये कोई पहाड़ के ऊपर थोड़ी बनी हुई थी सड़क जो बह गई है। या अंदरूनी सिंध जो कुछ भी हुआ है तो अब ये मैंने बताया ना कि कुदरत भी इनको इतने मौके दे रही है कि बारिशों से ये खुश होते हैं कि इनकी करप्शन धुल जाती है, ड्राई क्लीन हो जाती है। कि बता देते ना कि यहाँ उन्होंने 50 सड़कें बनाई थी, वो सब बह गई, जाओ ढूंढते रहो जी। नैब ढूंढे सारे वफाकी इदारे जाके ढूंढ ले अंदरूनी सिंध की सड़कें,
कागज में तो बनी हुई है ना, वो तो सब बह गई। बिल्कुल बह गई अनफॉर्चुनेटली। उम्मीद करते हैं कि कुछ प्रेशर इनके ऊपर बेल्ट होगा और ये कराची के कुछ नहीं होगा। कुछ आपको मैं बताऊं कि जिस कदर अवाम तैश की हालत में आ चुके हैं, ये उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर निकल हो गया। अब ये इसको मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको अलार्म समझें, लोगों को रोजगार दें, लोगों को रोजगार दें, पैसे दे दे के नौकरियां नहीं भेजें। बिल्कुल इसको पूरी ईमानदारी के साथ करें। वफाक आके बैठ के देखें, अगर सूबाई हुकूमत नहीं कर रही है। 18वीं तरमीम से में पूछा जाए कि ये जो 18वीं तरमीम के पास होने के बाद जो बजट तुम्हें दिया गया है NFC अवार्ड से, वो लोकल गवर्नमेंट को दिया नहीं दिया? सूबाई हुकूमत ये सुपरवाइज करे, चेक करे। वो भी तो नहीं करने देते ना। आर्टिकल 149 को इम्पोज करने की भी अगर बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस पर भी उन्होंने क्लियरली नो बोल दिया, यानी कि वो चाहते ही नहीं कि कोई एडमिनिस्टर नहीं। तो मतलब अगर उन्होंने नो बोल दिया, आपने कहा अच्छा ठीक है, कल ये कुछ और बोल देंगे तो आप मान लेंगे? नहीं, वो कॉन्स्टेंटली डिबेट चल रही है ना, वो कभी किस तरफ से करे कि वो हर तरफ। अच्छा, ये सारा काम कानूनी हो रहा है कि सारी सूबाई बजट खुद अपनी जेब में रख लो, वफाक अपनी जेब में रख ले। वफाक के ऊपर भी एक्यूजेशन लगा रहे, कह रहे वफाक भी नहीं दे रहा, ये भी कह रही है, बजट भी वो कह रहे, और वफाक उनको कह रही है कि जो आपके राइट्स हैं, जो जिस तरीके से आपको डेलीगेट करने वो हम कर रहे हैं, लेकिन वो वहां पे फिर वफाक को आगे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। बस तो फिर बैठ के आप ये खाम खाए कि फिर कवालियाँ गए, आप बैठ के अगर आपको काम नहीं करना है, ये इस तरीके से बीबी, इस तरीके से कैसे हो सकता है? कोई ये पूछे तो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये शहर के साथ क्या हो गया, पकड़ के बंद कर दें। बिल्कुल। बिल बोर्ड्स का मामला कितनी दफा बार बार कोर्ट में चलता है, फिर दोबारा वही हो जाता है। आखिर कौन परमिशन देता है, कौन रेगुलेट नहीं कर रहा है, इसका क्या है? वो भी उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दिया कि इनके लोग हैं। भाई जिसने भी डाल दिया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल बोर्ड ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शराब की बोतल शहद में तब्दील हो जाए और मुल्क का सबसे बड़ा जस्टिस, चीफ जस्टिस खड़ा हो, उसकी आंखों के सामने सब तब्दील कर दिए। अब अंदाजा तो लगाइए ताकत का। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली ये दुआ करते हैं कि दुरुस्त हो जाए मामलात। और वक्फे के बाद जो हम बात करेंगे JIT बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, अब जो हम प्रोग्राम में बात करेंगे JIT बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से, कुछ फैक्ट्स भी हमने जो है इसके ऊपर रखे आपके सामने। जो प्रीवियसली हमने प्रोग्राम्स के इसके ऊपर भी डिटेल बात की, लेकिन आज रऊफ सिद्दीकी साहब से पर्सनली इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि इनके ऊपर भी काफ़ी एलिगेशंस आए बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से। एक एक करके सर सारे एलिगेशंस के ऊपर बात करेंगे। पहले तो आप इस इंसिडेंट के ऊपर बता दीजिए, 8 साल बाद JIT पब्लिक होना, और क्या आपको लगता है कि जो जिनकी फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं, क्या वो सैटिस्फाइड हैं अब इस फैसले से? देखिए, पहली बात ये है कि ये जो JIT है, जो पब्लिक हुई 8 साल बाद, ये गलत है। ये तो एक एप्लीकेशन गई कि जी आप पब्लिक कर दें, ये तो मुकदमा बगैर JIT के चला जा रहा था, मुकदमा चालान भी बन गया बगैर ये सारे वकीलों के पास। सही। और फिर आप अदालत में ये जमा हुई है JIT और इसके ऊपर मुकदमा चलता है। सिर्फ पब्लिक 8 साल बाद हुई, वो एप्लीकेशन की बात, वो तो हाई कोर्ट में दिया, हाई कोर्ट में मुकदमा चलता रहा, जितना जैसे जमाने उसमें चलता है। भाई सारे वकीलों के पास जितने वकील हैं मुखालिफ और सबके पास JIT, तो उसी पे तो मुकदमा चल रहा था जी। दूसरी बात ये है कि आपने अभी जिक्र किया मेरे पे एलिगेशन का, वो क्या सर आपके ऊपर एलिगेशन? हाँ। वो 1 to 1 स्टार्ट करें? हाँ करें। ठीक है। उस पे एलिगेशन में जो सबसे पहला एलिगेशन वो ये आता है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त के वजीर आजम थे जो गिलानी साहब, उन्होंने जो है पहले फैसिलिटेट किया जो भायला ब्रदर्स हैं उनको बेल वगैरह में, फिर उसके बाद आपने उनके ऊपर प्रेशर डाला और आपने उनको बोला कि दूर हो जाएं आप इस केस से। तो क्या ऐसा हुआ था वाकई या नहीं हुआ था? क्योंकि यहाँ पे इस JIT में सिंपली ये लिखा हुआ इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर ऑफ MQM, तो उस वक्त इन्फ्लुएंशियल सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप ही का था MQM में, आपसे ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं था, तो ये आप ही की बात हो रही है। देखिए, पहली बात ये कि इसका फ़ायदा तो आप मुझे देना कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिखा। जब वो सबके नाम लिख रहे हैं तो मेरे नाम में लिख रहे हैं। चलिए, मतलब है उसको हम खुशगुमानी में ले लेते हैं, बदगुमानी में क्यों लें? मैं क्या कर सकता था? वजीर आजम, जैसा भी आपने बताया जी, कि वजीर आजम
मालिकान को फैसिलिटेट कर रहे थे, जी मुल्क का वजीर आजम, जी सूबाई वजीर वो भी MQM का, और पीस वाडी का वजीर आला, जी ये पूरे एक पेज पे है। जी तो फिर मैंने इसमें क्या किया, मैंने क्या फैसिलिटेट करना था? यानी कि आप उनको भाईला ब्रदर्स को बेल ना दिलवाएं और इनको जो है इस पे हेल्प आउट ना करें। हद हो गई, मैं अपनी बेलें ले लेके 8 साल से घूम रहा हूँ अदालतों में। अच्छा, छोटी अदालत हो या बड़ी अदालत हो, उस वक्त की बात है सर। उस वक्त भी तो मुकदमा थे ना। मतलब मैंने तो तीसरे दिन इस्तीफा ही दे के बाहर आ गया था, एहतजाजन। ठीक, जिम्मेदारी नहीं थी मेरी, मैं एहतजाजन इस्तीफा दे के बाहर। मैं आपको उसकी तस्हीह कर देता हूँ। उसमें एक जगह ये लिखा हुआ है कि इन्फ्लुएंस करके वो भी GIT में एक मुल्जिम का बयान है कि रऊफ सिद्दीकी ने इन्फ्लुएंस करके FIR दर्ज करवाई है। नहीं, ये भी है ये दो ऐसे इसमें क्या? डिटेल इसमें हाँ, ठीक है। अगर पढ़ती हूँ ना पूरी, मैंने JIT पढ़ी है जी। इस कंप्लीट में एक तो यही पॉइंट है आपका जो अभी आपने दिया। दूसरा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करती थी जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात ही नहीं होती, यही कि भाईला ब्रदर्स को उन्होंने बेल वगैरह में हेल्प आउट करने की कोशिश की, फिर आपने इन्फ्लुएंस डाला और फिर बैक ऑफ। और यस, एक और पॉइंट फिर उसके बाद जो है अब इस पे जो है ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बस इतना लिखा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उस जमात से जिसका वजीर आजम था, ये लिखा हुआ है। फिर उन्होंने पैसे लेके खामोश हुए, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्वेश्चनेबल है यहाँ पर। किसने पैसे लिए? क्या वो गिलानी साहब ने लिए या फिर पीपल्स पार्टी से किसी और ने लिए कि बस ठीक है अब हम मजीद इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, ये केस जो है यहाँ पे इसको कुछ किसी तरह मैं बहुत आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ जी। इतनी जुजियात के साथ आपने याद रखा हुआ है और वाकई सही रखा हुआ है जी। बिल्कुल, मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि मैं इस वक्त किसी पढ़े लिखे से बात कर रहा हूँ, वरना लोग तो बगैर GIT पढ़े धवाधव सवालात करते हैं। पहले इस पे आ जाइए। देखिए, इस पर ये जो बताया ना कि जब वजीर आजम हैं, ये हैं, मैं अदालतों में कहा उनको फैसले, उन्होंने अदालत ने, हाई कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी और मैंने मनसूख करा दी। ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, गलत चीज़। या तो फिर बताओ कि कौन जस्टिस था। फिर एक रिपोर्ट आई थी जस्टिस कुर्बान अली की, तो वो भी मैंने नहीं बनाई, और मैं वजीर दाखिला भी नहीं था अदालत के अंदर। अब आप सारी बातें छोड़ दीजिए, GIT बनाई ना, मुझ पर तो वर्त इसलिए करना चाहिए ना कि GIT ने मुल्जिम बनाया और मुल्जिम और उसकी बुनियाद पे चालान बना, चालान बनाया जाए जी। तो GIT ने तो एक दफा भी मुझे नहीं बुलाया। ठीक सर, अब आ जाते हैं इसके ऊपर। आगे चलिए। GIT ने मुझे एक दफा भी नहीं बुलाया। ठीक है। लोग कहते हैं कि GIT में आपका नाम है, तो मैंने कहा उन 7 अफसरों का भी नाम है, GIT ने किया था, तो इसका मतलब ये है कि वो भी मुल्जिम हो गए। एक बात। दूसरी बात ये थी कि अदालत की बात अब करते हैं। अदालत में वो SHOs आए जिन्होंने कलमा पढ़ के कसम खाई और उन्होंने बताया कि हम 12 घंटे तक फैक्ट्री पे थे, आग लगी थी, जब आग बुझी तो आने के साथ ही हमने FIR काटी और हकाम बाला जो SP और इन सब जगह वो दिखाई गई और कही उसमें मेरा कोई नाम नहीं था। तीसरे दिन तो मैं तो इस्तीफा दे के बाहर निकल आया कि अब तो ये इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि मैं किसी को कुछ बोल सकता था। खैर, और वो भी आग लगाने में मेरा जिक्र कहीं भी नहीं था इन दोनों GITs में। सिर्फ ये था कि ये एक कहानी है। GIT क्या है, आपको बुलाया, आपने जो कहा, जो आपने कहा वो उन्होंने लिख दिया जी। ये सब मेरे बगैर मुकदमा चल रहा था। 2012 से लेकर 2017 में एक ड्रामाई मोड़ आया। मैं सऊदी अरब में था, तो रहमान भोला का एक बयान आया। उस बयान में एक चुटकुला था, एक लाइनर, कि मैंने सुना है कि मालिकान से केस को खत्म कराने के लिए रऊफ सिद्दीकी और हमाद सिद्दीकी ने 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए लिए। मैंने सुना है, तो इसमें मुकदमा भी नहीं बनता है, मेरे में मुकदमा भी नहीं था। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा टची था कि मेरे दौर में ये सारी चीज़ें, तो मैं चाहता, तो मैंने रज़ाकारा तौर पे अदालत में पहुंच गया सऊदी अरब से आके कि ये चुटकुला जो आया है, जिसको उसने तरदीद भी कर दी कि मैंने नहीं कहा। ये अदालत में भी ये बात आई। अदालत, अच्छा ये 4 करोड़ 5 करोड़ किसे ले देंगे, कौन देगा? मालिक ही देगा ना। एग्जैक्टली। तो मालिक का दुबई से और बहुत फ्री जगह पे कनाडा से बैठ के शायद गालिबन उनका अदालत में बयान चल रहा था, मैं बैठा हुआ था वहाँ पे। जज ने पूछा इनको पहचानते हैं?
उन्होंने कहा जी रोज़ साहब को हम पहचानते हैं, मीडिया के थ्रू जानते हैं। उन्होंने कहा मीडिया के थ्रू जानते हैं? मैंने कहा उन्होंने जी हाँ, बस यही तक उन्होंने कहा। उन्होंने तो नहीं कहा कि 4 करोड़ लिए, 5 करोड़ लिए। मतलब एक मुल्जिम की तरफ से एक बयान जो जिसको मुल्जिम ने भी तरदीद कर दी। अच्छा, मैं तो रज़ाकाराना तौर पे गया कि इसमें अगर मेरी कोई ज़रूरत पड़ सकती है, पता चला मैं ही मुल्जिम बन गया। ठीक, बिल्कुल। यानी इसको इस तरह कहे कि आ बहन मुझे मार। ठीक। यानी मैंने तो कहा कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा भी हो कि इस सब कॉन्टिनेंट में मैं दूसरा वज़ीर था पूरे बरसगीर में जिसने एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया था जिम्मेदारी। लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ते हैं। वसीम अख्तर साहब को देखें ना, एक तरफ वो कहते हैं कि ये कोई और फाइटर, वो अपना इस्तीफा नहीं दे रहे। अच्छा, उस पे अब आगे चले, अब आगे से ये रहमान भोला, जो कुछ 2 कैरेक्टर्स हैं, रहमान भोला और दूसरा जो जुबैर चरिया, ये 2 मेन कैरेक्टर्स, जिसपे रहमान भोला वाज द मेन पर्सन हु डिमांडेड द एक्सटॉर्शन, और एक्सटॉर्शन के लिए ही वो उनको सप्रेस करता रहा। फिर उसके बाद वो केमिकल कॉम्पोजिट, वो सब्सटेंस रिलीव वहाँ पे डालना और फिर आग लगना। फिर उसके बाद असगर बेग जो कि सेक्टर इंचार्ज था, असगर बेग ने मीडिएट करने की कोशिश की विद अ गुडविल कि 9-0 उनको लेके जाएं, क्योंकि भाईला ब्रदर्स अल्टीमेटली उनका वोट बैंक एमक्यूएम के साथ था। तो उन्होंने कहा कि इनका वोट बैंक भी इनके साथ है, लेट्स जस्ट क्लियर दिस मेस, और वो 9-0 उनको लेकर गए। लेकिन वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्लियरली फारूक सलीम और हम्माद सिद्दीकी, अब यहाँ पे JIT में अब आपके अलावा आपके नाम के हवाले से सिर्फ हिंट्स दी जा रही, नाम नहीं है अब इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हम्माद सिद्दीकी और फारूक सलीम के हवाले से क्लियरली नाम मेंशन्ड है, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे असगर बेग इनके पास लेकर गए भाईला ब्रदर्स को। इन्होंने क्लियरली बोल दिया नहीं, पार्टी पॉलिसी यही है कि हम एक्सटॉर्शन डिमांड करेंगे और आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स जो एक्यूज्ड आ रहे हैं वो तो हम्माद सिद्दीकी और फारूक सलीम तो ओपन है, इनसे क्यों बात नहीं होती? अच्छा, ये किधर है? पहली बात ये है कि मैं इन चीज़ों को, इन तमाम लोगों पे इसलिए नहीं बात कर सकता। मैं उसकी बात कर दूं, ये बयान अदालत में भाईला बरादरान से किया गया था कि आप कभी 9-0 गए? उन्होंने कहा नहीं, हम तो कभी नहीं गए। अच्छा, बयान है, मालिकान का बयान है कि हम तो 9-0। उन्होंने कहा ये जो मेन लीडरशिप है इनसे मुलाकात आपकी हुई किसी? उन्होंने कहा मेरी कभी भी नहीं मुलाकात तो हुई। फिर ये क्या है, ये असगर बेग उनको लेके गए? अब मैं तो आपको अदालत बता रहा हूँ, उसके फैसले की कापियाँ आ गई होंगी, और वरना आप वहाँ से हार्ड कापी ले लें और उसको आप पढ़ लीजिए। देखिए बीबी, बात सारी ये है कि या तो हम इसको माने। कोई कहेंगे मुझसे बात करनी थी, मैंने कहा आप खुशी नहीं हो रही है कि एक फैसला अब जज ने दे दिया, मतलब जज के फैसले को आप नहीं मानेंगी? भाई अदालत ने फैसला दिया है ना, तो मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, मेरे अल्लाह को मालूम है, और मैं हर जगह ये कह रहा हूँ कि 264 लोग जिंदा शहीद हुए हैं जल के। अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, खुदा की खुदाई मौजूद है। जिसने इस केस को ख़राब करने की कोशिश की, जिसने इसको रंग देने की कोशिश की, फ़र्ज़ कीजिए, जिसने नाइंसाफ़ी की, उसका ठिकाना जहन्नुम में है। बिल्कुल, दुनिया में औलादों के सामने भी आएगा, और आप देखिएगा बड़ी इबरतनाक चीज़ें आसमानों से नज़ूल ज़रूर होगा। खुदा नहीं माफ़ करता, एक खून को माफ़ नहीं करता, ये तो कितने लोग। लेकिन मैं फिर आपको बताऊं कि मैं अपने बारे में कह सकता हूं, जो जजमेंट आई मुझे उन्होंने बाइज्जत बरी किया, और 6 महीने पहले भी कर दिया था। एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन किसी से ऑफ एयर यही था कि क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आपके इसी स्टेटमेंट वर्डिक्ट के ऊपर बात होने लगी, तो मैंने कहा कि ये तो 6 माह कबल ऑलरेडी हो चुका है, तो अब ये दोबारा क्या है, ये दोबारा क्या है सर? ये भी कंफ्यूजन क्लियर कर दें। 6 महीने पहले मैं जब इन्वेस्टिगेशन हुई, मैं 2 दफ़ा गया, मैं तो बड़ा मुतमईन था, मैं तो खुश था कि इतना बड़ा केस है, और मैंने उन लवाकिन को देखा है जो गरीब बिल्कुल टूटे हुए चप्पल है, और सारी लाशें एमक्यूएम के घरों में तो आई है, और वो भी गलत बात कह रहे हैं कि वोट बैंक, अगर वोट बैंक एमक्यूएम का होता, फर्ज कीजिए, और ये भाईला बिरादरान का होता, तो यार एक मतलब है कि यूसुफ रजा गिलानी का नाम क्यों आता है कि वो उनको बचा रहे हैं, ये सूबाई हुकूमत फर्ज की। मैं नहीं कह रहा कि कौन बचा रहा है, नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ सिर्फ फैसले का। इससे पहले जितनी बातें थी वो एक अलग थी, अब आइए फैसले। मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ, मैं बाकी किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। आग लगी थी, लगाई गई थी, ये जज जाने, ठीक, जज साहब जाने, अदालत जाने और अल्लाह जाने। ठीक, मैं अपने बारे में क्योंकि मैं हलफ भी उठा सकता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, ये फैसला मेरिट के ऊपर हुआ है। तो 6 महीने पहले
इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जब जमा कराई गई तो उन्होंने लिखा कि जी हमने हर तरीके से तहकीक कर ली कि एक मुलजिम का बयान था कि 4 करोड़ लिए 5, उसको ये भी नहीं पता 4 करोड़ 5 करोड़। मालिकान ने अपने बयान में मेरा बड़े इज्जत और तकरीब से नाम लिया मेरा। उन्हें अदालत ने कहा कि ये वीडियो कैमरा मेरी तरफ किया, बोले इनको पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा कि रऊफ साहब को कौन नहीं पहचानता है, रऊफ साहब को हम मीडिया के थ्रू जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ सिद्दीकी साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से ज्वाइन करने के लिए। रऊफ सिद्दीकी साहब ने बहुत डिटेल बात की हमसे, जो एमक्यूएम पाकिस्तान की रैली है इसके ऊपर भी, जो कि कराची के राइट्स के ऊपर है और तमाम तरह एथनिक ग्रुप जो कि कराची में मौजूद है उनके राइट्स के लिए है। साथ ही साथ बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से भी उन्होंने डिटेल बात की, जो उनके ऊपर एलिगेशंस थे उनके ऊपर भी उन्होंने जो है रिबाटल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आंसरेबल हैं और इसीलिए वो अपना आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।